नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अभिलेखों का उद्वाचन कैसे हुआ। विशेष रूप से अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन कैसे हुआ, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो जमीन के नीचे दब गई थी और जो लिखित रूप से हमें प्राप्त हुई वो तो सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन इसके बाद जो लिखित प्रमाण हमारे सामने आते हैं वो आते हैं सम्राट अशोक के काल में, या ये कहें कि मौर्य काल में। प्री मौर्यन काल की भी लिखी हुई धम्म लिपि या ब्राह्मी लिपि हमको प्राप्त होती है। पाली और प्राकृत भाषाएं सबसे पुरानी हैं, यह बात आज सिद्ध हो चुकी है। लेकिन यह यात्रा कैसे यहाँ तक आई या फिर आंग्ल विद्वान कैसे कैसे ढूंढ करके लाए, इन सब विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए भारत के सही इतिहास को जानने के लिए। मैं अपने चैनल पर भारत के सही इतिहास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने वाले वीडियोस लेकर के आता हूं, तो आप लोग बने रहिए और अपने विचारों को कमेंट में अवश्य दीजिएगा। 7वीं सदी में जब वेनसोंग भारत आए थे तब यहाँ ब्राह्मी या धम्म लिपि पढ़ने वाले लोग थे। अभिलेखों की भाषा समझी जाती थी। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए वेनसोंग ने लिखा है कि छाप वाले विहार के पास थोड़ी दूर पर लगभग 30 फीट ऊंचा एक बड़ा पाषाण धम्म स्तंभ है। इस पर अशोककालीन लिपि में लिखा हुआ है, जिसका अभिप्राय वेनसोंग ने बताए हैं। इसका मतलब हुआ कि तब अशोक के स्तंभ लेखों को समझ लिया जाता था, लेकिन सल्तनत काल में अशोक की प्राचीन लिपि को लोग भूल चुके थे। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अशोक के 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली मंगवाते हैं। इन पर लिखे अभिलेखों को पढ़ने के लिए सुल्तान ने पंडितों को आमंत्रित किए थे, लेकिन कोई पढ़ नहीं सका। तब के इतिहासकार शम्से सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीखे फिरोज शाही में लिखा है कि कुछ एक ने बताया कि इस पर लिखा है कि कोई इस स्मारक स्तंभ को हिला नहीं सकता है। भविष्य में फिरोज शाह तुगलक इस देश के सुल्तान होंगे, वही इसे उठाकर ले जा सकते हैं। अफीफ ने यह भी बताया है कि तब ये स्तंभ भीम की लाठी कहलाते थे। स्तंभ लेखों को पढ़ने की बात छोड़िए, लोगों को यह भी नहीं पता था कि ये स्तंभ किसने खड़े करवाए हैं। अकबर भी इन अभिलेखों को पढ़ने के लिए उत्सुक थे, मगर उस समय का कोई विद्वान इन्हें पढ़ नहीं सका। शुरू में जब अंग्रेज आए तो उनको एक अलग प्रकार का भ्रम हुआ। 17वीं सदी के मुगल काल में अंग्रेज यात्री टॉम कोरिएट भारत आए और अशोक स्तंभ को देखकर एल व्हिटकर को चिट्ठी लिखी कि मैं भारत के दिल्ली शहर में हूँ, जहां पर सिकंदर ने पोरस को जीतने की याद में एक बड़ा स्तंभ खड़ा कराया है जो अब तक मौजूद है। जब अशोक स्तंभ को सिकंदर का खड़ा कराया मान लिया गया, तब अनेक यूरोपियन यात्रियों ने उस पर लिखे अभिलेख को ग्रीक में लिखा मान लिया, क्योंकि सिकंदर ग्रीक था। भ्रम का नया सिलसिला चालू हुआ। एडवर्ड टेरी ने लिखा कि टॉम कोरिएट ने मुझसे कहा कि मैंने दिल्ली में ग्रीक लेख वाला बहुत बड़ा पाषाण स्तंभ देखा है। दरअसल अशोक के शिलालेखों की लिपि मामूली देखने वाले को ग्रीक लिपि का भ्रम उत्पन्न करती है। ये सब बातें कनिंघम के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के जिल्द प्रथम में पृष्ठ संख्या 163-64 पर लिखी हुई है। चार्ल्स मेलेट ने 1795 में एलोरा की गुफाओं के छोटे छोटे लेखों की छापें तैयार की। छापें विलियम जोन्स के पास भेजी गईं। विलियम जोन्स ने उन्हें विल्फर्ड के पास पढ़ने के लिए भेज दी। विल्फर्ड ने उन लेखों को कुछ पढ़कर अंग्रेजी अनुवाद सहित विलियम जोन्स के पास भेज दिया। बहुत वर्षों तक विल्डर्फ के पाठ को शुद्ध माना जाता रहा। बाद में पता चला कि विल्डर्फ ने कपोल कल्पित पढ़ दिए हैं। यह बात गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अपनी पुस्तक भारतीय प्राचीन लिपिमाला में लिखी है। एक दूसरा प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि विलियम जोन्स अभिलेखों को पढ़ने को लेकर पशोपेश में थे। आखिरकार विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी विद्वान पंडित से पढ़वाइए।
इसलिए कि बनारस विद्वान पंडितों का शहर है। बनारस के कुछ विद्वानों ने इसे पढ़कर बताया कि इस पर युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस विद्वान पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बताए कि मैंने सही पढ़ा है। इस प्रकार से अनेक विद्वानों ने अशोक की लिपि के उद्वाचन में भ्रम पैदा किए। आरंभ में पुरालिपिविदों ने भी इसी भ्रम में सोचा कि अशोक के लेखों की भाषा संस्कृत है। खुद प्रिंसेप इस भ्रम के शिकार हुए और बहुत दिनों तक इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मानकर पढ़ रहे थे। इस कारण धम्म लिपि का उद्वाचन होने में देर हुई। अंत में जेम्स प्रिंसेप ने लगभग 1799 से 1840 के बीच जिन्होंने भारत में काम किया, उन्होंने लगभग 1837 में सांची के कुछ दान लेखों में दानंग शब्द के अक्षरों को पहचाना और फिर उन्होंने धम्म लिपि के शेष अक्षरों को भी पहचान लिया। जेम्स प्रिंसेप की मृत्यु से सिर्फ यह 3 साल का फासला है, वरना श्रम निरर्थक हो जाता। इस महान खोज के बाद भारतीय इतिहास की दिशा बदल गई और हमें फिर से अशोक जैसे महान सम्राट मिले। जिस समय ब्राह्मी या धम्म लिपि को पढ़ने का प्रयास जारी था, उसी समय में खरोष्ठी लिपि को पढ़ने की कोशिश हो रही थी। अफगानिस्तान में प्राचीन शोध कार्य में लगे हुए मिस्टर मेसन को जब पता चला कि पश्चिमोत्तर के विदेशी राजाओं के सिक्कों पर एक ओर ग्रीक लिपि में जो नाम है, ठीक वही नाम दूसरी ओर खरोष्ठी लिपि में है, तब उन्होंने मेनेंडर, अपोलोडोटस, हर्मियोस, बेसिलियोस और सोटेरोस शब्दों के खरोष्ठी चिन्ह पहचान लिए। मेसन ने जो पढ़ा उसे परीक्षण के लिए प्रिंसेप को भेज दिए। प्रिंसेप ने मिलान किए तो पाए कि सिक्कों पर जो एक ओर ग्रीक में लिखा है, वही दूसरी ओर खरोष्ठी में लिखा है। चूंकि ग्रीक लिपि पढ़ी जा चुकी थी, सो उसी आधार पर खरोष्ठी में लिखे 12 राजाओं के नाम तथा 6 किताब पढ़ लिए गए। सब प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था, मगर इन्हें पहलवी मान लेने से कार्य में बाधा पहुंची थी। पुनः 1838 में 2 बैक्ट्रियन ग्रीक राजाओं के सिक्कों पर प्राकृत भाषा में लेख देखते हुए प्रिंसेप समझ गए कि खरोष्ठी लिपि के ये सब लेख प्राकृत भाषा में हैं। फिर शोध आगे बढ़ा। 17 अक्षर पहचान लिए गए। नॉरिस ने 6 अक्षर पहचाने और जनरल कनिंघम ने शेष अक्षरों को पहचान कर खरोष्ठी की वर्णमाला पूरी कर दी। बड़ी मशक्कत से अशोक के अनेक अभिलेख खोजे गए। प्रिंसेप, कनिंघम, मेसन जैसे दर्जनों विद्वानों ने रात दिन मेहनत कर उन्हें पढ़ा। 1750 में अशोक के स्तंभ का आधुनिक काल में पहली बार पता चला था। इन्हें पढ़ने में 87 साल का समय लगा। फिर अशोक पर शोध कार्यों का सिलसिला चल पड़ा। अशोक के अभिलेख पढ़े जाने के कोई 40 साल बाद 1877 में जनरल कनिंघम ने कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम का प्रथम खंड प्रकाशित कराया, जिसमें अशोक के शिलालेख संपादित किए गए हैं। बाद में ई हुल्स ने इसे नए ढंग से संपादित किए। हुल्स जर्मनी के प्राच्यविद थे और अशोक के शिलालेखों के प्रखर जानकार थे। उनकी संपादित पुस्तक इंस्क्रिप्शनम ऑफ अशोक 1925 में प्रकाशित हुई। जनरल कनिंघम के बाद 1881 में सेनाट ने फ्रेंच भाषा में अशोक के अभिलेख प्रकाशित कराए। J.M. मैकफेल ने 1918 में अशोक पर स्वतंत्र किताब लिखी। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अशोका, द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया तथा एडिक्ट्स ऑफ अशोका लिखकर भारत के इस महान सम्राट को अमर बना दिया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अशोक की धम्म लिपि पर 1923 में महत्वपूर्ण कार्य किए। 1924 में A.C. वुलनर ने अशोक पर बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। ठीक इसके अगले साल 1925 में D.R. भंडारकर की पुस्तक अशोक प्रकाशित हुई। भंडारकर ने अशोक के इतिहास लेखन में बड़े पैमाने पर अभिलेखों का प्रयोग किया था। राधा कुमुद मुखर्जी ने 1928 में इसी नाम से अलग किताब लिखी। बेनी माधव बरुआ ने अशोक एंड हिज इंस्क्रिप्शंस
नामक पुस्तक लिखी, जिसका प्रथम प्रकाशन 1946 में हुआ था। 1947 में देश आजाद हुआ और आजाद भारत में भी अशोक पर काम किए जाने का सिलसिला रुका नहीं। 1956 में अमूल्य चंद्र सेन ने अशोकास एडिक्ट्स लिखी और 1975 में डीसी सरकार दिनेश चंद्र सरकार ने इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक प्रकाशित कराया। बीएन मुखर्जी ने 1984 में अशोक के अरिमाइक शिलालेखों का अध्ययन किया। इस दिशा में आगे अशोक पर अनेक शोध कार्य हुए और अनेक किताबें लिखी गईं। द एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका 1993 में, अशोक द ग्रेट 2002 में, एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोक 2010 में, अशोक द सर्च फॉर इंडियाज लास्ट एम्परर 2012 में तथा अशोक हिस्ट्री एंड इंस्क्रिप्शंस 2013 में पठनीय है। इतिहास के साथ साथ साहित्य भी पीछे नहीं रहा। चंद्रराज भंडारी ने 1923 में सम्राट अशोक नामक नाटक लिखा, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने 1926 में अशोक नाम से नाटक की रचना की। 1935 में दशरथ ओझा का विख्यात नाटक प्रियदर्शी सम्राट अशोक प्रकाशित हुआ। नाटक ही नहीं बल्कि हिंदी का काव्य क्षेत्र भी अशोक से अछूता नहीं रहा। जयशंकर प्रसाद की कविता अशोक की चिंता, रामधारी सिंह दिनकर की कविता पाटलिपुत्र की गंगा, भवानी प्रसाद मिश्र के खंड काव्य कालजयी और अज्ञेय के काव्य नाटक उत्तर प्रियदर्शी की रचना सम्राट अशोक के जीवन की घटनाओं पर आधारित है। सिर्फ अशोक पर ही नहीं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं तथा पात्रों पर भी भरपूर साहित्य रचे गए। कलिंग युद्ध पर अनेक काव्य और नाटक लिखे गए। अशोक से जुड़े चंद्रगुप्त मौर्य, कुणाल, तिस्रक्षिता, चारुमित्रा जैसे अनेक नाम हैं जिन पर अनेक साहित्य रचे गए हैं। सचमुच भारत की शांति संस्कृति में अशोक जिस ऊंचाई पर उठे हैं, उस ऊंचाई को भारतीय राज परंपरा में दूसरा कोई उठा नहीं सका है। इस तरीके से हम लोगों ने आज यह जाना कि अशोक के ऊपर कितना कार्य हुआ है और अशोक के अभिलेखों को किस तरीके से पढ़ा गया और किन किन लोगों ने अपनी पुस्तकों में प्रकाशित किया और किस तरीके से आज हम अशोक के विषय में इतना सब कुछ जान रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।